हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी छात्रों को सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप सभी छात्र इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं और अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे उसको याद भी कर लेना, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और एक एक क्वेश्चन को एक एक करके याद कर लेना। ठीक है, पहला नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन 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 आते हैं या फिर कौन आते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर देखिए तो बी में क्या दिया है, कृषि क्षेत्र। तो आपका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र आता है। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत ये औद्योगिक क्षेत्र आ जाएगा द्वितीय के अंतर्गत। ठीक है, और सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग याद रखना, प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से और तृतीय को सेवा क्षेत्र के नाम से। ठीक है, ऐसे आप लोग करके याद रखना, कोई एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा या प्राथमिक या फिर द्वितीय या फिर तृतीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में यानी कि सम्मिलित किया जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र यहाँ पर देखिए तो क्या है दोस्तों, कृषि क्षेत्र। क्या है इसका भी आंसर, क्या जाएगा कृषि क्षेत्र, क्योंकि यह भी प्राथमिक क्षेत्र का आ रहा है तो इसका भी आंसर कृषि क्षेत्र ही होगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 2014 और 2018 में पूछे जा चुके हैं, यानी कि 4 साल का गैप है। तो इस बार 2022 में ये क्वेश्चन कन्फर्म पूछेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा दोस्तों भारत। भारत में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हमारे देश भारत में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आप लोग याद रखना, आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? आप लोग किसे पिछड़ा राज्य कहोगे? ठीक है दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा, हर एक बच्चा को पता होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, सी नंबर बिहार। हम लोग बिहार का पिछड़ा राज्य के नाम से जानते हैं। क्यों बिहार को पिछड़ा राज्य के नाम से जाना जाता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप लोग भी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाइए प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सभी छात्र टेलीग्राम ज्वाइन कर चुके हैं। अब आप ही सिर्फ बाकी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको मोबाइल में बाय द वे टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं होगा तो आप क्या कीजिए, एक छोटा सा एप्लीकेशन है टेलीग्राम, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और एग्ज़ाम के लिए आप लोग टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, बस अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा टेलीग्राम से। ठीक है, तो आप लोग एक काम ज़रूर कीजिएगा, टेलीग्राम डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, बहुत ही अच्छा आप काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप अगर आपके बोर्ड में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से प्लस आपको उस टेलीग्राम के मदद से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न अब दोस्तों हम देखने वाले हैं। छठा नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत में सेवा क्षेत्र को हम मात्र 2 ही भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 ही भागों में। ठीक है, आंसर याद रखना, आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में मतलब कि बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में। कौन कौन से? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वही 3 क्षेत्र हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को हम लोग इन्हीं 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, 3 क्षेत्र। ठीक है, याद रखना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सन 2008 और 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है
2008 और 2009 के अनुसार भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी थी? तो इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं, नहीं याद है तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 25,494 रुपये थी उस समय, ठीक है, 2008 और 2009 के अनुसार। लेकिन इसके इस टाइम के अनुसार कुछ और होगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 9 नंबर का सही आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा 1951 से 1956। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। याद रखना, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से लेकर 1956 के बीच में थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास का परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, 6 सितंबर 1952, 6 अप्रैल 1952, 6 अगस्त 1952 या फिर 6 अप्रैल 1953। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी नंबर 6 अगस्त 1952, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी नंबर 6 अगस्त 1952, ठीक है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? 2 है, 3 है, 4 है या फिर 5 है? तो आंसर आप लोग देना, मानव सूचकांक के कितने कुल मतलब सूचक होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने? 3 होते हैं, याद कर लेना। आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। आंसर क्या जाए दोस्तों? डी नंबर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितनी दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर ए नंबर हो जाएगा 100। कम से कम 100। दोस्तों यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि कम से कम का मतलब क्या हुआ और अधिक से अधिक और ज़्यादा से ज़्यादा के मतलब क्या हुआ, यानी कि अधिक से अधिक या फिर कम से कम, इन दोनों का मतलब क्या हुआ। यह क्वेश्चन ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी में पढ़ने को मिलता है, ठीक है, लेकिन कई छात्र कन्फ्यूजन हो जाते हैं। जैसे आपको अपने पापा से 100 रुपये मांगना है, तो आप कहेंगे पापा हमें कम से कम 100 रुपये दीजिए। तो मात्र आपको 100 रुपये मांगना है या फिर 100 से कम मांगना है, तब आप कहते हैं कि कम से कम हमें 100 रुपये चाहिए, ठीक। लेकिन आप ये नहीं समझ पाते हैं कि कम से कम 100 रुपये का मतलब हुआ क्या। दोस्तों जैसे आप कह रहे हैं कि पापा हमें कम से कम 100 रुपये चाहिए, तो कम से कम 100 रुपये का मतलब क्या हुआ कि पापा आप 100 से नीचे हमें रुपया मत दीजिएगा, 100 से अधिक दीजिएगा। कम से कम 100 का मतलब हुआ कि आप हमें 100 से कम रुपये मत दीजिएगा, बल्कि 100 से ज़्यादा दीजिएगा। अगर कोई कहे कि पापा मुझे अधिक से अधिक 100 रुपया दे दीजिए, उतना में मेरा काम चल जाएगा, तो ऐसे में आप समझेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे कि अगर आप अपने पापा से अधिक 100 रुपये मांग रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अधिक से अधिक 100 रुपये मांग रहे हैं, तो आप समझेंगे कि हमें पापा से 100 रुपये से कम ही पैसा चाहिए, यानी कि 100 से ज़्यादा नहीं लेंगे, 100 ले सकते हैं, 100 से कम ले सकते हैं, ठीक है। तो यही अंतर हुआ, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कई बार प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन पूछ देता है मैथ्स में, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता। तो कितने छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं, कम से कम यानी कि एक ही होना चाहिए। नहीं दोस्तों, कम से कम दो हो या फिर 2 से अधिक हो, लेकिन 2 से नीचे नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा ही करके आप लोग समझना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम और ज़्यादा में आप लोग अंतर समझ गएंगे, ठीक है। तो कहीं भी कन्फ्यूज़न मत पड़िएगा, ठीक है। कोई भी अगर कहे कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब क्या है, तो आप ऐसा करके बता देना, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने सेंट्रल एग्ज़ाम के लिए एक एक सेट का ऑब्जेक्टिव का प्लस सब्जेक्टिव का तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज आपको शाम को सेंट्रल एग्ज़ाम के लिए पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट होगा, ठीक है। और उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा, जो नए पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम हो रहा है उसी के ज़रिए हम आपको टेस्ट लेंगे, ठीक है। जैसा कि आपका एग्ज़ाम इस बार होने वाला है तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ये तो कंफर्म है।
और कितने 2 नंबरीय प्रश्न पूछेंगे और कि उसमें से कितना लिखना है, कितने 5 नंबरीय पूछेंगे और कितने मतलब कौन कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, किस पैटर्न पर पूछेंगे, हम आपको शाम वाले वीडियो में बताएंगे। और वहाँ पर देखते हैं किसका ऑब्जेक्टिव पहले लेकर आते हैं, ठीक है। तो आप फटाफट एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप मेरे प्रिय छात्र हैं और आप किसी वीडियो को कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।